हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सुफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर कवर अप करवाए थे। अब हम यहाँ पर हमारा जो अगला चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही जो हमारा सिलेबस है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आने वाले हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसमें से हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा सेकंड टर्म में आने वाला है वो हमने कवर अप कर लिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको हम कह रहे हैं। अब अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे बच रहे हैं दो चैप्टर्स। एक हमारा बच रहा है केमिकल काइनेटिक्स, एक हमारा बचेगा केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट वन, एंड द सेकेंड वन इज सरफेस केमिस्ट्री। पहला हमारा जो टॉपिक बचेगा वो रहेगा केमिकल काइनेटिक्स का, और दूसरा जो हमारा चैप्टर बच रहा है वो है हमारा सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर। ये दोनों आपके बच रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको जो आने वाले हैं वो पी ब्लॉक ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी हमारा जो चैप्टर्स हमको आएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला जो हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, है ना। और दूसरा जो हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। ये दो चैप्टर हमारे इनऑर्गेनिक के अंदर है। अगर मैं आपसे बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे दो चैप्टर्स आ रहे हैं। एक आ रहा है एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, और आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरे अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो दूसरा आ जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी कि अमीन्स, ठीक है। तो ये हमारे इतने पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जो हमको कवर अप करना है और सारे के सारे एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे वन बाय वन करके जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं यहाँ पर लेना चाह रही हूँ अभी या तो मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को ले लूँ क्योंकि ये भी मुझे थोड़ा सा आप लोगों को सॉल्विंग टाइप का चैप्टर है और ये आपको करवाना पड़ेगा, या फिर मैं ले लेती हूँ केमिकल काइनेटिक्स। इन दोनों चैप्टर्स में से मैं एक सोच रही हूँ कि मैं चैप्टर आप लोगों को आज पढ़ा देती हूँ। तो हमने ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री से मैंने ऑलरेडी एक जो मेरा चैप्टर है वो करवाया हुआ है जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। दैट्स वाई मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ले लेती हूँ। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक हमारा जो इनऑर्गेनिक का चैप्टर है वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। हमारे जो 6 चैप्टर हैं ये सेकेंड के लिए बाकी हैं, सेकेंड टर्म के लिए बाकी हैं, और इसमें से मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आज आपको स्टार्ट कर दे रही हूँ। तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट्स या क्वेरीज ना रहे। तो हमारा जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, है ना। तो चैप्टर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पूरा हम जो पढ़ेंगे डिटेल में वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं मेनली कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही क्या बुलाया जाता है? कॉम्प्लेक्सेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, इसी को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जो भी हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्सेस के नाम से बुलाया जाता है, कॉम्प्लेक्सेस के नाम से जाना जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही हमारे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बच्चों, इन्हीं को कॉम्प्लेक्सेस के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा माइंड में कि कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा और कॉम्प्लेक्स को हम किस तरीके से समझेंगे। तो ये तो मैंने बात करी आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की या कॉम्प्लेक्स की। तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा या कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड रहेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, उनको हम किस तरीके से पढ़ेंगे ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर बात करेंगे व्हाट इज
कॉम्प्लेक्सेस। सो कॉम्प्लेक्सेस में ओवरऑल मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। कॉम्प्लेक्सेस बनते किस तरीके से, इसमें क्या होता है, ऐसे मेटल एटम के बारे में तो आप जानते होंगे कि जो भी आपके मेटल एटम होते हैं, है ना, तो इसके अंदर वैसे तो हम मेटल एटम के बारे में एक चीज़ जानते हैं बच्चों, हमेशा से हमें एक चीज़ बताई जाती है कि जो मेटल एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मतलब वो हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, है ना। तो ये हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इनको हमेशा हम इलेक्ट्रॉन डोनर मानते हैं। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो मेटल एटम रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होगा। जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो मेटल एटम इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होता है। कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मेटल एटम कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम नहीं करते। तो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मेटल एटम, फिर क्वेश्चन ये आता है कि कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो मेटल एटम होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कभी भी जो मेटल एटम रहता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। वो किसकी तरह काम करता है, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। तो जो भी हमारा पर्टिकुलर मेटल का एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन ऐसे लोग होते हैं जो मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा, तो मेटल एटम को जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो होते हैं बेटा लिगेंड। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके लिगेंड। तो लिगेंड जो होते हैं वो ऐसे एटम या आयन होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन भी डोनेट नहीं कर रहे हैं, किस क्या डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो जो भी मेटल एटम होते हैं, जितने भी हमारे मेटल एटम होते हैं, वो सभी मेटल एटम का फंक्शन, लिगेंड का फंक्शन क्या होता है, लिगेंड का फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना। किसको डोनेट करना, जो मेटल एटम है उसको डोनेट करना। तो जो भी हमारे मेटल एटम रहेंगे वो मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। और मेटल एटम इन लिगेंड से क्या करते हैं, इन लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करते हैं। जैसे ही मेटल एटम इन लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करते हैं तो वो यहाँ पर क्या बना देते हैं, वो यहाँ पर बना देते हैं कॉम्प्लेक्स। तो जो भी आपके लिगेंड रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर रहेंगे और वो किसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, जो हमारा मेटल एटम होगा उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मेटल एटम कौन से होते हैं, क्या सारे मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, सारे मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे लिगेंड से, नहीं। तो सारे मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं लेते हैं। देखिए ये जो मेटल एटम होते हैं ये मोस्टली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के रहते हैं, डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के रहते हैं। वो सभी मेटल एटम लिगेंड के साथ में मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ले रहे हैं तो उनके पास में स्पेस भी तो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह होना चाहिए ना। तो जितने भी हमारे मेटल एटम होते हैं उनके पास में क्या होनी चाहिए, उनके पास में स्पेस होनी चाहिए, उनके पास में जगह होना चाहिए, क्या लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने के लिए। लिगेंड जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उन इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने के लिए इनके पास में क्या होनी चाहिए, इनके पास में स्पेस होनी चाहिए, इनके पास में जगह होनी चाहिए, है ना। तभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तभी यहाँ पर जो भी आपका पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने के लिए इनके पास में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, इनके पास में जगह होनी चाहिए। इनके पास में स्पेस होगा, इनके पास में जगह होगी, तभी ये क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर ले पाएंगे। तो मेटल एटम के पास में क्या होनी चाहिए, मेटल एटम के पास में प्लेस होनी चाहिए, मेटल एटम के पास में जगह होना चाहिए, तभी ये यहाँ पर क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को ले पाएंगे। ठीक है, तो मेटल एटम क्या करेगा, मेटल एटम लिगेंड से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर ये यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है। ये यहाँ पर जो भी हमारा मेटल एटम रहेगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर उसके साथ में क्या बनाएगा, लिगेंड के साथ में क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जितने भी मेटल एटम रहते हैं ये मोस्टली डी ब्लॉक के रहते हैं और एफ ब्लॉक के रहते हैं। सबसे ज़्यादा होते हैं डी ब्लॉक के। तो डी ब्लॉक के जितने भी मेटल एटम्स रहते हैं वो सभी हमारे लिगेंड के साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जितने भी रहते हैं, जितने भी रहेंगे वो सभी मिलकर क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है बच्चों, जो भी आपके पर्टिकुलर मेटल एटम होते हैं, ठीक है, वो लिगेंड के साथ में कंबाइन होते हैं, लिगेंड उन्हें इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और इस तरीके से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ही इसीलिए होता है। तो ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन मेटल को हम क्या बोलते हैं, जिनके पास में क्या होते हैं, जिनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं।
खाली d ऑर्बिटल होते हैं। वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से, वैकेंट d ऑर्बिटल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, खाली d ऑर्बिटल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और खाली d ऑर्बिटल इसके अंदर प्रेजेंट होने की वजह से ये यहाँ पर क्या बनाते हैं, ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इनके पास में क्योंकि पर्टिकुलर खाली जगह होती है, खाली स्पेस होती है, दैट्स वाई ये यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बना रहे हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर समझना है। तो कॉम्प्लेक्सेस कब बनाएगा, जब ट्रांजिशन मेटल एटम मोस्टली इसीलिए कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम एक तरीके से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी हम इनको क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के साथ में मिलाते हैं, तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते हैं, है ना, इनकी आइडेंटिटी वैसी की वैसी ही रहती है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको हम कहेंगे, जिसको जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम मिलाएंगे, जब भी हम इसको किस में मिलाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मिलाएंगे, तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते हैं। और इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या आ जाते हैं, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। ठीक है, मेटल एटम की जगह पे अगर मैं बात करूं तो मेटल एटम की जगह पे कौन कौन से मेटल एटम यूज़ में आएंगे, आपकी जो सीरीज़ होती है जितनी भी, है ना, ट्रांजिशन सीरीज़ में आपको बता देती हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली है। ठीक है, ट्रांजिशन सीरीज़ आपकी जो होती है डी ब्लॉक के अंदर, इसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, एज अ मेटल एटम। एफ ब्लॉक भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आती है ट्रांजिशन सीरीज़, है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो ट्रांजिशन सीरीज़ कौन कौन सी होती है, देखो 3D होती है, 4D होती है और 5D होती है। ये 3 ट्रांजिशन आपकी सीरीज़ होती हैं, जिनको मैं आपको बता दे रही हूँ जनरली कि कौन कौन से इसमें एलिमेंट होते हैं। जैसे इसमें होते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये इतने जितने भी एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये कौन सी सीरीज़ के अंदर आ जाते हैं, 3D सीरीज़ के अंदर आ जाते हैं। तो अगर मैं 3D सीरीज़ की बात करती हूँ तो ये जितने भी हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये जितने भी पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये सारे के सारे 3D सीरीज़ के अंदर आपके आ जाते हैं। जब हम 4D सीरीज़ की बात करते हैं तो 4D सीरीज़ के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है वो 4D के अंदर जाता है। इसको तो आपको पूरा पर्टिकुलर नाम से ही याद करना पड़ेगा, इसका और कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसके नाम अगर आप चाहो तो वो भी मैं लिख देती हूँ, तो इसके नाम भी आपको लिख दे रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, क्रोमियम, मैग्नीज, ये हो जाएगा आयरन, ये हो जाएगा कोबाल्ट, ये हो जाएगा निकल, ये हो जाएगा कॉपर और ये हो जाता है आपका जिंक, है ना। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आपको नेम से ही याद करनी पड़ेगी। अगर हम बात करेंगे 4D सीरीज़ की, तो ये वाली जो सीरीज़ आपकी होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बाय नेम याद करो, इसकी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जिससे आप याद कर सकते हो। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे यारी, ज़रा, निभा, मौत, तक, रुकावट, राह में, पड़े तो, आग में कूद जाए। इधर लिख दे रही हूँ मैं एलिमेंट, है ना। एलिमेंट कौन कौन से हो गए, यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ये मेरे को नाम से मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर आप नाम से नहीं याद कर पाते हो क्योंकि इसके नेम्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बाय सिंबल भी इसको याद कर सकते हो। Y फॉर यूट्रियम, ZR फॉर जिरकोनियम, NB फॉर नियोबियम, MO फॉर मॉलिब्डेनम, TC फॉर टेक्नीशियम, RU फॉर रुथेनियम, RH फॉर रोडियम, PD फॉर पैलेडियम, AG फॉर सिल्वर और CD फॉर हो जाएगा कैडमियम। तो इस तरीके से आप ये पूरी जो पर्टिकुलर सीरीज़ है उसको आप यहाँ पर लर्न कर सकते हो, है ना। ट्रिक हो जाएगी इसकी, यारी, ज़रा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जाओ। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे हमारी अगली वाली सीरीज़ जिसको हम कह रहे हैं 5D सीरीज़, है ना। इसका भी सेम यही है, नेम से याद करना है तो नेम से याद कर सकते हो, नेम से याद अगर नहीं करना है तो इसकी भी ट्रिक बता देती हूँ, उससे आप लोग याद कर सकते हो।
अच्छा 5D सीरीज़ के बाद में क्या होता है, अगर हम 5D सीरीज़ की बात करते हैं तो जस्ट अगर हम लेंथेनम की बात करते हैं तो लेंथेनम के जस्ट बाद में जो भी एलिमेंट्स आते हैं, है ना, लेंथेनम जो आपका रहता है, लेंथेनम आपका डी ब्लॉक का रहता है, लेंथेनम का जो भी एटॉमिक नंबर रहता है उसको जस्ट बाद में जो भी हमारे पर्टिकुलर एलिमेंट्स आते हैं नेक्स्ट 14 एलिमेंट लेंथेनम के बाद में वो सारे एफ ब्लॉक के होते हैं जिनको सेपरेटली पीरियोडिक टेबल के नीचे अरेंज किया गया है, ठीक है। तो लेंथेनम और इसके बाद वाला जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर में 14 नंबर्स का डिफरेंस होता है, क्योंकि लेंथेनम के जस्ट बाद जो हमारे 14 एलिमेंट्स है वो आ जाते हैं जो एफ ब्लॉक के अंदर काउंट होते हैं। तो अगला जो डिफरेंस रहता है नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स का डिफरेंस रहता है जो लेंथेनम के बाद में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। ये आपका, इससे आप याद कर सकते हो। इसमें एलिमेंट्स के नेम इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से रहेंगे। लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी, है ना। वापस से एक बार बता रही हूँ, लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी। ट्रिक रहेगी ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी, ठीक है। तो ये और ये 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ जो भी आपकी है इसको आप लर्न कर सकते हो बाय ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारी 3D सीरीज़ की तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके जो नेम्स हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। दैट्स वाई ये वाली जो आपकी सीरीज़ रहेगी जो हमारी 3D सीरीज़ है ये आपको पूरी प्रॉपर तरीके से आपको, ये जो हमारी 3D सीरीज़ रहेगी ये 3D सीरीज़ आपको प्रॉपरली तरीके से ये आपको लर्न करना पड़ेगी। इसके बाय नेम आपको इसको लर्न करना पड़ेगी। तो इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसको आप बाय नेम ही लर्न करना पड़ेगी क्योंकि इसके एलिमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। चाहे इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर यूज़ में आएंगे, अगर हम दूसरे चैप्टर्स की बात करें तो दूसरे चैप्टर्स के अंदर यूज़ में आएंगे, लेकिन इसके जो भी जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है, वो सभी बहुत ज़्यादा बार यूज़ में आते हैं, इसलिए आपको इसको बाय नेम ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा 6D सीरीज़ भी होती है लेकिन उसके एलिमेंट्स आपको इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं, इसलिए फर्दर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रही हूँ। अगर हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट की तो उसके भी बहुत कम एलिमेंट्स हैं जो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर यूज़ में आते हैं। मोस्टली आपको यही एलिमेंट्स यूज़ में आएंगे और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो एज अ मेटल एटम के साथ में आपको दिखाई देंगे वो 3D सीरीज़ आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करते हैं, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, इसका रीज़न ये रहता है कि डी ब्लॉक के पास में वैकेंट ऑर्बिटल रहते हैं, खाली ऑर्बिटल रहते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि डी के अंदर 5 ऑर्बिटल रहते हैं बेटा। डी की अगर मैं बात करूँ, जैसे मेटल की, अगर किसी भी मेटल एटम की हम उठा के बात करें तो डी कोई सा भी रहेगा, चाहे 3D हो, चाहे 4D हो, चाहे 5D हो, इसमें 5 ब्लॉक्स रहेंगे, 5 ऑर्बिटल रहेंगे। और एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर हमने यहाँ स्कैंडियम से भी भरना चालू किया तो आप देखो स्कैंडियम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी के चारों खाली रहेंगे। फिर अगर हम टाइटेनियम की बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाकी के 3 खाली रहेंगे। तो इस तरीके से जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनके अंदर क्या होते हैं, खाली ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वो आसानी से उन खाली ऑर्बिटल्स के अंदर लोन पेयर्स को ले पाते हैं, क्योंकि लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड का फंक्शन क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देना। तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जो भी डी ऑर्बिटल है, 3D हो गया, 4D हो गया, 5D हो गया, इनके पास में क्या होना चाहिए, खाली स्पेस होना चाहिए ना, तभी तो ये ले पाएंगे, अदरवाइज ये कैसे ले पाएंगे। तो इनके पास में खाली स्पेस होना चाहिए, तो इनके पास में वही खाली स्पेस होती है और उन खाली स्पेस के अंदर ये इजीली क्या कर लेते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेते हैं, लिगेंड से ले लेते हैं, और इसीलिए ये जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मेटल एटम के बाद में, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लिगेंड्स की, अगर हम बात करते हैं किसकी हम बात कर रहे हैं, लिगेंड्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो लिगेंड्स हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, लिगेंड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम लिगेंड्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लिगेंड्स हमारे क्या होंगे, एटम आयन रहेंगे। लिगेंड्स क्या होंगे, लिगेंड्स हमारे एटम कहलाएंगे, लिगेंड्स हमारे क्या कहलाएंगे, आयन कहलाएंगे। तो लिगेंड हमारे एटम और आयन कहलाएंगे, वो एटम और आयन हमारे लिगेंड्स जो हैं वो कहलाएंगे, ठीक है, जो क्या काम कर रहे हैं वो एटम और आयन लिगेंड हमारे कहलाएंगे, है ना। जिनका फंक्शन क्या है, जिनका फंक्शन रहेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करना, लिगेंड्स
ऐसे एटम और ऐसे आयन रहेंगे जिनका फंक्शन क्या रहेगा, जिनका फंक्शन रहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। तो लिगेंड ऐसे एटम और आयन रहेंगे जिनका फंक्शन क्या रहेगा, जिनका फंक्शन रहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना। ठीक है, अब लिगेंड भी हमारे कितने टाइप के रहेंगे, 3 कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम एज अ डोनर देखें तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन ऐसे ये पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ये 3 कैटेगरी रहेगी जिसको मैं टेबल से आपको समझाऊंगी, है ना। तो इसकी पूरी पर्टिकुलर जो टेबल रहेगी वो आपको पूरी बनाना पड़ेगी। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ये 3 टाइप के आपके लिगेंड्स रहेंगे जो आपको यूज़ में आएंगे। ठीक है, जिसकी आपको पूरी प्रॉपर टेबल याद करनी पड़ेगी। अगर ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइड देखें, जिनके पास में एक डोनर साइड रहेगी जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, एक डोनर साइड रहेगी उसको यूनिडेंटेड लिगेंड कहेंगे। ठीक है, 2 रहेगी तो बाइडेंटेड कहेंगे, 3 रहेगी तो ट्राइडेंटेड कहेंगे, 4 रहेगी तो कैसी बोलेंगे, टेट्राडेंटेड कहेंगे। तो जितनी भी डोनर साइड रहेगी उसके अकॉर्डिंग इसको हम क्लासिफाई करेंगे। तो लिगेंड हमारे 3 कैटेगरी के अंदर रहेंगे। वो कैटेगरी कौन कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। और अगर हम एज अ डोनर साइड देखें तो हमारी जो भी कैटेगरी रहेगी वो यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड और क्या हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका टेट्राडेंटेड। ये वाली जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी कैटेगरीज यहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो यहाँ पर आपको करवा दिया है कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद में जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, और आपको जो भी डाउट्स रहे, जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो जो भी आपको डाउट रहे, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके क्वेरीज हैं, वो जितनी भी डाउट, क्वेश्चंस, क्वेरी हैं वो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।